आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ पाओगे कि जिन्होंने इससे पहले एग्ज़ाम दिए, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट जिनका होने वाला है आईबीपीएस क्लर्क में, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनकी प्रिपरेशन पूरी तरह से हो चुकी है, प्रिपरेशन में कहीं भी कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये समझ पाओगे कि सारा कुछ एग्ज़ाम में आने के बाद भी आपका स्कोर कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स से पीछे रह जाता है, उसी से आपका सिलेक्शन रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या किया जा सकता है जिससे कि आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करें? मैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बार बताता हूँ कि आप लोग जैसे एग्ज़ाम की स्टडी की स्ट्रैटेजी करते हैं, उतनी ही इम्पॉर्टेंट या फिर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करते वक्त आप किस सेक्शन को, किस सेट ऑफ क्वेश्चन को कितना टाइम अलोकेट करोगे, कितना टाइम दोगे, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद कौन से क्वेश्चन आप पहले चूज़ करोगे, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपना टाइम बाकी के क्वेश्चंस को अलोकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड फाइनली आपका आने वाले आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2023 में गुड अटेम्प्ट क्या होगा, किसे गुड अटेम्प्ट कहा जाए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। स्टिक विद दिस सेशन, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो कि आपके प्रीलिम्स के स्कोर बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की तरफ चलते हैं। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अगर बेसिक्स आपको क्लियर है तो आप बहुत आसानी से पार कर जाओगे। अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन पढ़ा है ढंग से और आईबीपीएस पीओ का भी पढ़ा है तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे आपका पेपर है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। व्हाट डज इट मीन? डिफरेंस क्या है कि आपको आईबीपीएस पीओ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जहाँ पे आपको नंबर्स के साथ साथ कंसेप्चुअली भी कहीं ना कहीं ट्विस्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स में ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस आर सिंपली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। सिर्फ अगर आप नंबर्स को अच्छी तरह से डील करते हो तो आप आराम से आगे चले जाओगे। ओके, नंबर्स को डील करना मतलब कौन से टॉपिक्स स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। अगर आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और टेबल्स, इतना अगर आप कर सकते हो तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में स्कोर बहुत ज़्यादा होगा। टाइम कैसे एलोकेट किया जाए और सबसे पहले टाइम एलोकेट करना क्यों है? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि सिंप्लीफिकेशन के आपको 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, उसमें से एक आधा क्वेश्चन शायद आपको ऐसा लगेगा जो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उसकी वजह से जो आपको एक्चुअली आगे आने वाले क्वेश्चन है जिसमें आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने सही वक्त पे क्वेश्चन स्किप नहीं किया। ओके, सो रिमेंबर दिस। आपको ये जो टाइम फ्रेम मैंने बना के दिया है उसका सिंपली एक रीज़न ये है कि आप किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ताकि आपके बनने वाले जो क्वेश्चन है जहाँ से आपको एक्चुअली स्कोर मिलने वाला है वो आपसे छूट ना जाए। ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों की मॉडरेट भी स्टडी हुई है, अच्छी खासी स्टडी मान के चलो, अगर आपका सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट है तो मैं कहीं भी आपको एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा कि आपको 4 मिनट से ज़्यादा 12 क्वेश्चन सॉल्व करने में लगने ही नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि ये 12 क्वेश्चंस बिलो 4 मिनट्स टाइम में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली बिकॉज दे अंडरस्टैंड नंबर्स। नंबर्स के साथ अगर आप खेलना एक बार सीख जाओगे तो सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नंबर दिए जाएंगे और आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके आंसर लाने हैं, विच इज़ नो बिग डील। ओके, देन नेक्स्ट, मिसिंग नंबर सीरीज़। ये एक ऐसा टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। मैं ये मानता हूँ ये सबसे ज़्यादा स्किप बटन आपको यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि मान के चलो आपने अगर बहुत अच्छे से स्टडी की है, बहुत सारे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करके गए हो, फिर भी अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसका पैटर्न आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें उसका समझ में नहीं आ रहा है, तब भी अगर आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो, 3 मिनट आपका टाइम खत्म हो गया है, स्किप। सोचना नहीं है ज़्यादा, स्किप। ओके, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आगे आपके बनने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से टाइम दे पाओगे, वहाँ पे आपकी एनर्जी चली जाएगी और आपका स्कोर बूस्ट होगा। ये जो आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि 1-2 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रह जाता है,
ये वन ऑफ द रीज़न है कि आप ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करते हो जो आपके आंसर नहीं देने वाले, और उस क्वेश्चन को टाइम नहीं देते हो जो आपको पता होता है कि आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद जो लोग ये कहते हैं ना कि टाइम सफिशिएंट नहीं था, तो टाइम इसलिए सफिशिएंट नहीं था क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करते हो जहाँ पे नहीं करना चाहिए। ओके, देन लाइन ग्राफ DI, अगेन 5 क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड नहीं देखा है तो एक बार देख लो, रफली आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके से पूछा जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर आपको कह रहा हूँ कि 3 से 4 मिनट में सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो, लिवरेज दी है मैंने आपको, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। 3 से 4 मिनट DI के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये स्पेसिफिकली क्यों डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने टाइम ज़्यादा दिया है कंपेयर टू एनी अदर क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट बताए। DI के लिए मैं आपको 3 से 4 मिनट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उनका डेली इंग्लिश रीडिंग नहीं होता है। लिसन टू मी केयरफुली, आपका डेली रीडिंग इंग्लिश नहीं होने की वजह से जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, डेटा आपको दिया जाएगा, वर्ड आपको एक अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, वो पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद वो समझोगे आप, देन यू विल गो टू द आंसर, सो दिस विल कंज्यूम लॉट ऑफ योर टाइम। देन अरिथमेटिक क्वेश्चंस, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि हाईली निगलेक्टेड है, जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं वो भी इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये तो चलो ठीक है कि बल्क वाले टॉपिक है, आपको स्कोर दे के चले जाएंगे, लेकिन अगर आप 13 मार्क के लिए अगर आप ये सारे टॉपिक्स स्किप कर देते हो, देन यू आर नॉट गोना मेक। आपको ये सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट्स भी पता होने चाहिए, और जो नेसेसरी है वो सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होने चाहिए, तब जाके आप ये 7 से 8 मिनट में आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगेन आप सोच रहे होंगे मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए 12 क्वेश्चंस के लिए आपको 4 से 5 मिनट कहा है, लेकिन अरिथमेटिक क्वेश्चन के लिए 7 to 8 मिनट्स। ऐसा क्यों? अगेन सेम रीज़न, जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश रीडिंग डेली जिनका हैबिट नहीं है, उनको ये वाले क्वेश्चन समझने में टाइम जाएगा। लेकिन जो लोग एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस इंग्लिश डेली रीड करते हो, या फिर न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल आप पढ़ते हो, आप आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर जाओगे, कम टाइम में आपके आंसर्स बनेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अंडरस्टैंडिंग द डेटा। क्वेश्चन में दिया क्या है वो अगर एक बार आप समझ पाओगे तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि आपका ये क्वांट का जो पेपर है वो 17 to 20 मिनट्स में होना चाहिए। ओके, और अगर आप, मैं ये अभी भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, आज से भी अगर आप डेली इंग्लिश के एटलीस्ट 2 पेजेस रीड करना चालू कर दोगे तो यू विल सी कि आपका ये सारा जो टाइम है कहीं ना कहीं 1-2 मिनट से आराम से नीचे आ जाएगा। ओके, और वो टाइम आप कैसे यूज़ करोगे, जो क्वेश्चंस मैंने कहा था कि आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं तो स्किप कर दो, वो एक बार फाइनली रिविजिट कर दो। आंसर अगर एक्यूरेट आते हैं तो मार्क कर दो, नहीं तो छोड़ दो। ओके, कट ऑफ सिक्योर करना है हमें, PhD नहीं करनी है इस एग्ज़ाम में, राइट। देन वी विल मूव ऑन टू रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे ऐसे इस तरह के क्वेश्चन है, मान लो जैसे क्वांट में हम डेटा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, राइट, कि 5 क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर डायग्राम पे होते हैं, लेकिन रीजनिंग एबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप गलती से एक अरेंजमेंट आपके हिसाब से अगर आपने बनाया और वो गलत अगर हो गया तो आप 5 मार्क अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे। ओके, तो उसके लिए प्रैक्टिस नेसेसरी है। और अगर आप यहाँ पे, वैसे तो यूजुअली आपको कुछ वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्लरिकल में, तो मैं ये मानता हूँ कि आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर तो हो ही जाने चाहिए। उसमें भी पर्टिकुलरली ये स्क्वायर वाले पजल के 4 in 4 आउट और लीनियर रो वाले पजल, ये तो मैं 2 मिनट से ऊपर इसको दूंगा ही नहीं, बहुत हो गए आपके 2 मिनट इसके लिए। ओके, डेसिग्नेशन बेस थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग लग सकता है, जिन लोगों ने पढ़ाई की है वो आराम से 2 मिनट में कर देंगे ये वाला पार्ट आपका कहीं ना कहीं। देन सिलोजिज्म अगर आप देखोगे, सिलोजिज्म में आपको पूछा क्या जाता है, 2 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन। ओके, तो ये भी आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड जस्ट गो विद द फ्लो, आराम से
1 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आप कट ऑफ सिक्योर करोगे। ऐसा नहीं हो सकता। और ये सुनने में अजीब लगता होगा कि 1 मिनट में 4 क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो या फिर मॉक टेस्ट वगैरह देते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये 1 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, देन अगर आप सेम विथ इनइक्वालिटी एंड सिलोजिज्म बोथ सिमिलर वे कि आप 1 मिनट में 4 क्वेश्चन, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन, ये कैसे हो सकता है। ओके, सेम लॉजिक है। इनइक्वालिटी में अगर आप देखोगे तो आपको क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन के सिंबल है, वो ऑब्जर्व करके आंसर देने हैं। सिलोजिज्म 3 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऊपर बेस्ड है, सो इट शुडंट टेक मच टाइम। हाँ, आपका जो टाइम है मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज़्यादा लेके जाना चाहूँगा जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है, राइट। ब्लड रिलेशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस है, लेकिन अगर आप फैमिली ट्री डायग्राम बनाते हो उसके लिए डेडिकेटेडली थोड़ा सा टाइम दो। 1-1.5 मिनट में डायग्राम बन जाना चाहिए। और आगे का क्वेश्चंस रीड करने में भी क्वेश्चन की जो वर्डिंग होती है ब्लड रिलेशन की, वो स्लाइटली कंफ्यूजिंग कभी कभी लग सकती है। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम दिया है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको कि ये जो डेसिग्नेटेड टाइम है उससे आगे अगर आपका टाइम लिमिट चला जाता है तो आप क्वेश्चन स्किप कर दोगे। ऐसा नहीं सोचना है कि ब्लड रिलेशन के तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, मेरे को सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है स्किप कर दो, आगे वाले क्वेश्चंस पे फोकस करो एंड स्कोर थ्रू दैट। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर बेस्ड सीरीज, ओके, आपको इवन ऑड नंबर्स की एक सीरीज दी जाएगी, उसमें से आपको लेफ्ट से 10th नंबर का सेकेंड राइट वगैरह इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है आपको थोड़ा सा माइंड स्टेडी रख के करना है। इस वजह से मैंने आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम 4 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दिए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ओके, अरेंजमेंट बनानी पड़ेंगे, जैसे कि इनइक्वालिटी सिलोजिज्म में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ओके, डायग्राम्स बना देने, या फिर इनइक्वालिटी में तो आप जस्ट सिम्बॉल्स ऑब्जर्व करोगे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। देन वर्ड फॉर्मेशन आपका पूछा ही जाता है। लेट्स अज्यूम कि मैथमेटिक्स एक वर्ड है जिसमें से 1st, 3rd, 5th, 7th वर्ड मिलके कितने मीनिंगफुल वर्ड्स आप बना सकते हो, या फिर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनने के बाद उसका लास्ट जो है वो वॉवेल होगा, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, नथिंग एल्स। ओके, आराम से बनना होगा, लेकिन अगेन अलर्ट रह के करना है क्योंकि कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, क्योंकि आप लेट्स अज्यूम कि आपको RAT ये वर्ड्स मिल जाए, तो रैट ये वर्ड मिल जाता है, आप फटाक से एग्जाम में टिक करके आते हो कि लास्ट वर्ड जो है वो, या फिर फर्स्ट वर्ड जो है आपका R होगा। ओके, लेकिन आपका वर्ड अल्टरनेट आर्ट भी बन सकता है। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बनते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा साइलेंट रह के सोचना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया है। ओके, देन लीनियर रो पजल, एज आई सेड, पजल्स में ज़्यादा टाइम आपका जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जल्दबाजी करनी है। देखो, आप अनलेस एंड अनटिल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने अगर हो तो आप समझ पाओगे कि क्लरिकल में जो पजल्स पूछे जाते हैं उसमें डेटा हेवी नहीं होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। आप आराम से एक एक पुट करते चले जाओ, हार्डली 1.5-2 मिनट 3 मिनट में तो बन ही जाना चाहिए आपके सारे के सारे डायग्राम्स। ओके, सो इट शुडंट मच टेक टाइम। देन फाइनली अगर हम देखें तो 16 to 19 मिनट्स ये आपका, इसमें आपका पूरा रीजनिंग का पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, और अगेन जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश डेली रीडिंग जिनका हैबिट है, उनका ये पेपर भी 16 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। सेम लॉजिक, क्योंकि पजल में जो आपकी वर्डिंग्स है वो आपको, अगर आप रीडिंग फ्लुएंट है तो आप समझ पाओगे, आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और ये आप जिनमें से आप इंग्लिश की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो उन लोगों को ये समझ में आएगा कि आप जब पजल सॉल्व करते हो तो दूसरी लाइन पढ़ने के बाद आपको फिर से पहली लाइन पढ़नी पड़ती है। ये क्यों होता है? क्योंकि लैंग्वेज के साथ फैमिलियर नहीं हो आप लोग। ओके, लैंग्वेज के साथ एक बार फैमिलियर हो जाओगे तो वहाँ पे भी आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। ओके, सी, इन तीनों टॉपिक्स को, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को अलग अलग नहीं देखना है, ये इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्री है ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स। ओके, एंड देन फाइनली हम आएंगे इंग्लिश के ऊपर, जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने के लिए मैंने आपको दिए 3 से 5 मिनट। अब इस पर्टिकुलर पेपर में आपको गैप ज़्यादा दिखेगा मिनिमम मैक्सिमम टाइम में,
क्योंकि फॉर सिंपल रीज़न, रीडिंग, दोज हु रीड एंड दोज हु डोंट रीड, इसमें ही ये सारा का सारा पेपर डिफाइन हो जाता है। और जो लोग ऐसा सोच के जा रहे हैं कि इंग्लिश के मार्क क्वांट रीजनिंग में कवर करोगे, नहीं हो सकता। कट ऑफ देख लो, कवर करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हर सेक्शन में आपका स्कोर आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक इट। ओके, देन अगर आप देखोगे सेंटेंस अरेंजमेंट, जो आपको शफल्ड सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसके ऊपर से आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट बिठानी है। उसके लिए 2 से 3 मिनट्स काफ़ी है, क्योंकि पढ़ना है और अरेंज करना है, नथिंग एल्स। देन स्पेलिंग एरर्स 5 क्वेश्चंस है। ओके, इससे ज़्यादा आसान कुछ पूछा नहीं जा सकता है कि अगर आपकी वोकेबलरी, वो भी स्पेलिंग जो वर्ड्स आपको पूछे जाएंगे वो बहुत ही रेगुलर इंग्लिश में से होंगे, जो आपने बहुत बार सुने होंगे, पढ़े होंगे। कुछ ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि द हिंदू के जो एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं उस टाइप के वर्ड्स नहीं होंगे, बहुत रेगुलर वर्ड्स होंगे। तो आपको 2 से 3 मिनट में आने चाहिए। एंड अगेन एज आई से, अगर आप टाइम फ्रेम में नहीं कर पाते हो, स्किप इट। ओके, देन क्लोज टेस्ट, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स। एक आपको पैसेज दिया जाएगा, 6 ब्लैंक्स होते हैं, 3 to 5 मिनट में आपको सॉल्व करना है। रीडिंग जिनकी ज़्यादा अच्छी है, आराम से निकल जाओगे आप, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगेन 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको 3 to 5 मिनट्स में करने हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। देखो, आप एक एग्ज़ाम को 3 अलग अलग हिस्से में नहीं देखोगे, आप इसको एक ओवरऑल पैकेज देखोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था पहले भी, और आज भी मैं खुद स्टडी करता हूँ, पहले भी करता था, अभी जॉब लगने के बाद भी। आई लाइक टू प्ले विथ मैथ्स, रीजनिंग, ये मेरा हॉबी है। ओके, तो रीजनिंग के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, उसके पहले अगर आप मैथ्स सॉलिड आपका करोगे, रीजनिंग आपको ईजी जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज आप अच्छी करोगे तो इंग्लिश में तो आप स्कोर कर ही जाओगे, वो तो अलग ही बात है। लेकिन क्वांट और रीजनिंग में जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो भी आप आराम से कर पाओगे। ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपेयर करने की बात करता हूँ, तब ये दिमाग में नहीं रखना है कि आप मतलब टॉम क्रूज जैसे इंग्लिश बोलने ना, आप रेगुलर इंडियन इंग्लिश बोलना चालू करो, इंडियन इंग्लिश पढ़ना चालू करो, जिससे आपको लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा एफिलिएशन हो। कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज कंज्यूम कर रहे हो, इंग्लिश काफ़ी है। ओके, तो उसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक करोगे। सो कीप इन माइंड, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम अलोकेशन आपका बेसिक फंडामेंटल टूल है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन मैटर करेगा। सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। और प्रीवियस ईयर के जो एनालिसिस है उसको नज़र रखते हुए, जो लोएस्ट कट ऑफ था, लोएस्ट कट ऑफ अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट्स में अराउंड 50 तक भी गए हैं। ओके, और हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 87 तक भी गए, क्योंकि क्लरिकल का एग्ज़ाम है, आप सबको पता होगा, ये स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं। ओके, तो सेफ अटेम्प्ट्स अगर हम देखें तो जो मैंने आपको कहा था कि क्वांट में क्वेश्चन स्किप करो, अगर डिफ़िकल्ट है स्किप इट, ईगो पे नहीं लेना है, स्किप कर दो। तो ऐसे स्किप करते करते आप 6 क्वेश्चन भी स्किप कर दोगे, तब भी आपका 29 का अटेम्प्ट होने ही वाला है। ओके, और अगर आप वेल वर्स्ड हो, अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, तो 32 तक तो आप जाने ही वाले हो। रीजनिंग में 31 से लेके 34। ओके, यहाँ पे भी 31 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि अगर मान लो आपका कोई अरेंजमेंट ठीक से नहीं बना, वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, छोड़ दो। और इंग्लिश पर्टिकुलरली, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मार्क माय वर्ड्स, जिनके एग्जाम्स क्लियर होते हैं, आप उनके इंग्लिश के मार्क देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वांट रीजनिंग के आप लोग इतनी प्रैक्टिस करते हो, जो पर्टिकुलरली 1-2 मार्क से जाने वाले लोग हैं, आपका क्वांट रीजनिंग कवर हो जाता है। इंग्लिश के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं करते, ले दे के आप करते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सी अंडरस्टैंड दिस, हर एक सब्जेक्ट अलग होता है, उसको प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। क्वांट रीजनिंग प्रैक्टिस से हो सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको आपको एसोसिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू लिसन इट, एंड इफ़ यू राइट, अगर आप लिखना सीख जाओगे, एक बार राइटिंग सीख जाओगे इंग्लिश, देन यू आर अनस्टॉपेबल, आप आराम से बहुत आगे निकल जाओगे इन दी एग्ज़ाम। ओके, तो फाइनली आई वुड से कि 86 to 95 आपका आइडियल अटेम्प्ट होगा। अगर आप इतना अटेम्प्ट करके आते हो तो स्ट्रेट अवे मेंस की तैयारी के लिए चालू कर दो। आई होप सब लोगों के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चालू होंगे, और जिन्होंने अभी तक भी इंग्लिश का थोड़ा सा सीरियस नहीं लिया है, तो अभी मैं ये कहूँगा ये सेशन आपके लिए वेकअप कॉल होना चाहिए कि इंग्लिश आपको
क्वांट, रीजनिंग और डेफिनेटली इंग्लिश, तीनों में आपके 1-2 मार्क्स बढ़ाने में हेल्प ही करने वाला है। ओके, और जिन लोगों ने क्वांट में कुछ मेजर टॉपिक्स मिस कर दिए जैसे परसेंटेजेस, एवरेज रेशियो, अभी भी टाइम है, गो थ्रू दैट, उसकी वजह से आपका स्पीड बढ़ेगा। रीजनिंग एबिलिटी में पजल्स प्रैक्टिस करनी होगी। इनइक्वालिटी एंड सिलोजिज्म में एक भी मार्क जाना अलाउड नहीं है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड, आपका जो कह सकते हो एक रणभूमि बहुत जल्दी आने वाली है, आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो और इस बार आप एक सक्सेसफुल एस्पायरेंट से लेके एक सक्सेसफुल बैंकर तक का आपका जर्नी कंप्लीट करोगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।